यूरोपियन मीडिया के मुताबिक इटली में फार राइट, कोट अनकोट फार राइट की सरकार आ गई है। वैसे वो ख़ुद भी अपने आप को कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बताते हैं और वो राइट के लोग हैं। कोई देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग राइट और लेफ्ट। जो बात मैटर करती है वो है कि आप रैशनल कितने हैं, कितना आप में रैशनैलिटी का एलिमेंट है। तो बहरहाल जो इस वक्त इटली की सरकार आई है, उनकी जो नई हेड हैं, वो इस वक्त बहुत बड़ी बातें कर रही हैं। उनके वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। एक में उन्होंने कहा है कि कोई नई मस्जिद इस देश में बग़ैर परमिशन के नहीं बनेगी, तमाम इमामों को ट्रेन होना पड़ेगा। फिर उन्होंने इमिग्रेशन पे भी बात की। उन्होंने कहा कि हम रेफ्यूजी लेने का तरीक़ाकार जो है इस वक्त जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो बहरहाल इटली एक बड़ा देश है और इसके अलावा भी यूरोप में राइट की सरकारें हैं। सेंटर राइट की सरकार है फ्रांस में और सेंटर राइट की ही सरकार है इस वक्त यूके में। और इसके साथ साथ ईरान में प्रोटेस्ट जारी हैं। वहाँ पे जो एक लड़की को हिजाब ना पहनने पर, बल्कि हिजाब तो पहना हुआ था, सिर्फ कुछ बाल नज़र आने पे उसको एलिजिडली जो कहा जा रहा है वहाँ की पुलिस इंतज़ामिया ने मार दिया। भारत से ख़बरें ये हैं कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं सेंटर के लेवल पे वो तो नज़र ही नहीं आती। जो एक नज़र आ रही थी कांग्रेस, वो भी अब कम से कम नज़र आ रही है। ये हैं वो सारी बातें ब्रेन बस में डॉक्टर शारदा जी के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाउ आर यू? जी कृपा जी क्रिएटर की। आप क्रिएटर को डॉक्टर साहब कोई भी नाम दे लें, जब तक सांस है तो ठीक है, चलती रहती है। आपने बात की इटली की। 45 साल की ये नौजवान लड़की जी पिछले 25 साल से कोशिश कर रही थी कि मैं इटली में कंजर्वेटिव पार्टी को लेके आऊँ। शी हैज़ वर्कड वेरी हार्ड जी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप राइटिस्ट हैं या लेफ्टिस्ट हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने देश और अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। नंबर 1, मुझे वहाँ पर थोड़ा सा जो है क्वेश्चन मार्क लगता है जब वो मुसोलिनी जैसे आदमियों की तारीफ़ करती है। उसने कहा कि दैट मैन वाज ए रियल इटालियन जी, एंड दैट स्टेटमेंट वाज गिवन जी 5-10 years बैक। लेकिन आपको पता है जब कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो उसकी पुरानी स्टेटमेंटें बाहर निकाली जाती हैं। सो इसीलिए मैं समझता हूँ कि देखिए आज के टाइम में जो नेशनलिज्म है वो तकरीबन हर कंट्री में उभर के सामने आ रहा। उसी की वजह से ब्रेक्सिट हुआ, उसी की वजह से आज हंगरी और पोलैंड जो हैं वो यूरोप से अपनी पॉलिसी में चले गए हुए हैं। एक्सट्रीम राइटिस्ट वो अपनी तरफ से चल रहे हैं बिकॉज दे से वी वांट टू वर्क फॉर आवर पीपल। इसका ये कहना है कि हमें अपने लोगों का ख्याल करना है। सबसे पहले उनकी में बेहतरी देखनी है कि क्या इमिग्रेशन की नीड है या नहीं है। ये भी तो बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। मुझे फ्रांस का नोस्ट्राडेम का एक याद आया। उसने कहा था कि 22 और 23 में जी एक ऐसा राज आने शुरू हो जाएंगे जिसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं जी उनके ऊपर किसी न किसी तरीके की रोक लगनी शुरू होगी। और उसने ये भी कहा कि अल्टीमेटली आफ्टर 2050 और 2060 जी अल्टीमेटली जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर राज करेगी। वैसे मैं मानता नहीं देखिए इन चीज़ों को, लेकिन क्योंकि एक इस चीज़ को आजकल बहुत लोग जी डॉक्टर साहब चलिए वो नाम ने जो कहा सो कहा, नंबर्स की सारा खेल है कि किन की पॉपुलेशन किस डिकेड में होगी और डेमोक्रेसी तो नंबर का ही खेल है ना। बिल्कुल सीधी सी बात। तो मैं ये समझता हूँ कि इटली के लिए, क्योंकि इटली जो है वो 3rd बड़ी इकॉनमी है यूरोप में और इटली की इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ये समझती है, क्योंकि पिछले 5 साल में इटली ने बहुत सफ़र किया।
वहाँ पर बहुत इन्फ्लेशन, वहाँ पर बहुत हाई राइजेस प्राइसेस, जो जॉब्स है लोकल इटलीज के वो उनके हाथ से छिन गए। आप पता नहीं इटली कब गए थे, मैं इटली जो था आज से 7-8 साल पहले गया था। तब वहाँ पर आपको जो फाउंटेन है ना मोस्ट पॉपुलर, वहाँ पर आपको सारे एशियन ही नज़र आते थे। कोई फूल बेच रहा है, कोई किताबें लेके आपके पास आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि वहाँ पर जो इमिग्रेशन है वो अनकंट्रोल्ड थी। सिर्फ यही नहीं, अब जो इमिग्रेशन का सबसे बड़ा झगड़ा है वो झगड़ा अफ्रीका से जो आ रहे हैं और जो वहाँ से शिप्स आ रही हैं। तो इसने कहा कि हम बाकायदा कोशिश करेंगे, इसका ये बयान मैंने पढ़ा कि हम कोशिश करेंगे कि उन इमिग्रेंट्स को वहीं पर रोका जाए अफ्रीका के ही एरिया में, रादर दैन वो यहाँ तक आए। कैसे करेगी क्या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसका ये बयान है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो अब टाइम ही बताएगा कि हाउ शी विल बी एबल टू रूल। लेकिन अगर वो अपने लोगों के लिए काम करती है और लोगों को मुसोलिनी और हिटलर की फ़िलासफ़ी से दूर रहती है, तो मैं समझता हूँ कि शी मे प्रूव वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, हु नोस। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल जो खेल है नेशनलिज्म का, वो जिससे लोगों को डर आता है, वो हिटलर का था, मुसोलिनी का था। आपने बात की कि कुछ साल पहले इन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट पॉलिटिकल दी। अब वो जाहिर है इनके ओपोनेंट्स जो हैं वो स्टेटमेंट उछालेंगे। पॉलिटिक्स में तो यही होता है ना, उछाला उन्होंने इलेक्शन। दुनिया में कहीं भी पॉलिटिक्स होगी, वहाँ पे चाहे इन कॉन्टेक्स्ट चाहे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आपकी पुरानी बातों को, नई बातों को जो दूसरों को सूट करेंगी वो उछालेंगे नेचुरली। ठीक है, वो तो अमेरिका से लेके अफ्रीका तक हर जगह होता है, एवरी कंट्री। अच्छा, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। असल जो इम्पोर्टेंट बात यह है डॉक्टर साहब, जो आज का जो नेशनलिज्म है कोट अनकोट, वो हिटलर के नेशनलिज्म से मुख्तलिफ है। वो फाशिज्म था, ठीक है। ये सिर्फ अपनी बातें करते हैं लोग कि भाई फर्स्ट, यानी वो जो है ना अमेरिका फर्स्ट। देखिए कोई भी देश होगा, चाइना भी अपने लोगों के लिए फर्स्ट होना चाहिए। नहीं, चाइना में बहुत बड़ा नेशनलिज्म है, ठीक है, रशिया में है, अमेरिका में जब ट्रम्प आया सबसे बड़ी डॉक्टर साहब दुनिया की डेमोक्रेसी समझी जाती है जापान। सबसे ज्यादा नेशनलिज्म जापान में, ठीक है। और वो कोई बुरा नेशनलिज्म नहीं है, राइट। आपने अपनी वैल्यूज को, अपनी कदरों को बहाल रखना है। अब हमने फॉर द पास्ट 4-5 डिकेड्स ये देखा कि इमिग्रेशन दुनिया भर में हुई, मैस इमिग्रेशन हुई। फ्रैंकली उसमें इमिग्रेशन का बिजनेस करने वाले लोगों की बड़ी चांदी हुई। चांदी नहीं, गोल्ड हुआ। अच्छा, बल्कि डायमंड्स को। अच्छा, वो तो नहीं चाहेंगे ना, वो तो चाहेंगे कि अगर 1 लाख रेफ्यूजी कनाडा में आ रहा है, तो आप देखिए इसकी बेस पे कितनी एनजीओ चल रही हैं, राइट, कितने कारोबार चल रहे हैं और कितने कितनी इकोनॉमी चल रही है। इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। मैं आपको ना यहाँ पे, हमारे जो दर्शक हैं वो बड़े कीन होते हैं टू नो कनाडा अमेरिका में कैसे हम आ सकते हैं, क्या हो रहा है। तो मैं मतलब मेरे पास कल एक आदमी आया, उसने अपने भतीजे के लिए $55,000 जी एक इमिग्रेंट कंसल्टेंट को दिया। और ये ठीक है कि उसका 8 महीने में मेडिकल हो गया, लेकिन पैसा देखिए आप कितना ज़्यादा है। राइट जी, उसमें से उसका तो शायद 10,000 ही लगाओ। एक आदमी एक केस से इतने पैसे बनाता है। तो मैं, जब हमारे दर्शक हैं उन्होंने कई बार क्वेश्चन भी किया, देखिए आप दुनिया में कहीं भी जाना चाहें, आपको बिल्कुल फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन आप क्वालिफाई करें अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशंस। डॉक्टर साहब, फ्रीडम भी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तय है कि ये भी कोई अच्छी बात नहीं कि आप दूसरे देशों में जाके वहाँ के लॉज और कवानीन ही बदलते हैं। वही रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है ना। नहीं, वो ठीक है, वो सब लीगली हो रहा है। जब यहाँ पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कम्युनिटीज़ के, जब वो पार्लियामेंट में पहुँचेंगे, वो फिर अपनी अपनी आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, हम ये भी डेमोक्रेसी मैंने पिछले 50 साल में यहाँ पर कम से कम 2 मिलियन
आज की पॉपुलेशन यहाँ पर जो है जी उसके मुताबिक ये 37 मिलियन है। 2 मिलियन कम से कम इन द लास्ट 50 years दे ऑल केम illegally as refugees और as otherwise crossing the borders। ये मतलब मैं जानता हूँ, तो आप भी जानते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आप एक अपना एजेंडा लेके यहाँ आते हो, कई जो हैं वो तो ये कहते हैं कि वहाँ पे आप जल्दी इमिग्रेंट भेजो ताकि वहाँ पर आप अपना जाके सिस्टम जो है वो लागू करवा सको। जब आप अपने सिस्टम की बात करते हो उस कंट्री में, जिस कंट्री में एक लॉ है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाले टाइम पर भी होगी। ये यही नहीं होगा, ये इंग्लैंड में भी होगा, ये फ्रांस में भी हो होगा। रहा है डॉक्टर साहब, होगा क्या? प्रॉब्लम तो हो चुकी हुई है। आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, जो कुछ इंग्लैंड में हो रहा है, देखो ना, देखिए लेस्टर में क्या हुआ, लेस्टर में और ऑल अक्रॉस यूके तो अब शुरू हो चुका। हाँ जी, मतलब यूके, बेल्जियम एंड पेरिस, फ्रांस, ये तो मतलब पर्टिकुलर कंट्रीज हैं जहाँ पर आने वाले टाइम के ऊपर आप बार बार देखेंगे कि ये लोग जो हैं अपना सिर उठाएंगे जी, और कोशिश करेंगे कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हों और हम यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानेंगे। कम से कम इसने ये तो कह दिया आते कि मैं कोई भी, अगर वो देखिए, वो जब आपने वो मस्जिद की बात की ना, उसने कहा कोई भी जो रिलीजन, किसी ने यहाँ टेंपल बनाना है, किसी ने कुछ, उनको हमारे से प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। राइट। हाँ जी, यहाँ तो ये है ना कि आपने एक लैंड देखी, आपने अपनी म्यूनसिपल कमेटी से परमिशन ले ली, आपने बना दिया। कनाडा में ये है, यू डोंट हैव टू गो टू द फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन वो ये कहती है कि नहीं, फेडरल गवर्नमेंट विल स्टार्ट जी एंड फाइंड इट आउट हाउ यू डू इट। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए यूएई में मंदिर भी हैं, गुरुद्वारा भी हैं, मस्जिद भी है, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से कंट्रोल ढंग से किया हुआ है हाँ जी, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके इन दुनिया में करना पड़ना। आप पोलैंड और हंगरी की एग्जांपल भी ज़रूर दीजिए कि देखिए किस तरीके से पिछले 4-5 साल में सिस्टम चेंज हुआ वहाँ पर, हैं, क्योंकि लोग जो थे वो बहुत दुखी हो चुके हुए थे। आपको पता, पोलैंड तो टोटल 100% कह दिया आपने हमें बाहर निकालना, निकाल दो, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी इमिग्रेंट। राइट। अच्छा, यूरोपियन यूनियन का ये कानून है कि अगर नहीं एक्सेप्ट करोगे हम आपको फाइन करेंगे आप। अच्छा, यही हंगरी ने किया, तो अब इटली आ गया। आने वाले टाइम के ऊपर आप देखेंगे कि जो फार राइट है वो जर्मनी में भी ग्रो कर रहा है बड़ी फास्ट। ऑस्ट्रिया में, वहाँ पर, पूरे यूरोप में डॉक्टर साहब मैं बताऊँ कर रहा है वो ग्रो, इवन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। वहाँ तो बहुत ही बढ़ रहा है। ठीक डॉक्टर साहब, उसकी वजह ये है कि एक्शन का फिर रिएक्शन है। हाँ। जब आप उन देशों के सोशल फैब्रिक को बदल देना चाहते हैं, आप देखिए मैं भी इमिग्रेंट हूँ, आप बहुत पुराने इमिग्रेंट थे, हम सब सिटीजन हैं, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पैदा नहीं हुए, हम दूसरे कल्चर के भी हैं, हम यहाँ पे आए हैं, हमने इस समाज का हिस्सा बने हैं। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे अपना कोई समाज खड़ा किया है। ठीक है, अपनी वैल्यूज को हम चेरिश करते हैं, दिवाली भी होगी, ईद भी होगी, अपनी वैल्यूज को हम चेरिश करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम इसको टेक ओवर कर लेना चाहते हैं समाज को। ठीक है, इस पे कब्जा कर लेना चाहते हैं, मगर इसको टेक ओवर करने वाले माइंडसेट के काफी लोग मौजूद हैं। अरे मौजूद क्या, आप जानते ही हो पिछले 10 साल में जो यहाँ पर ओंटारियो में हुआ कि हमारा लॉ जो है वो लाने की कोशिश की उन्होंने, वो तो खैर कुछ लोगों ने हिम्मत करके उसको रोका, मैं उनको दाद देता हूँ। हाँ, लेकिन मतलब इशू तो देखिए, जब एक लॉ की बात ही नहीं, जब एक इशू उठता है ना, हाँ, तो वो इशू फिर आगे बढ़ता जाता है, वो कम नहीं होता। देखिए मैं खुल के बात करता हूँ, यहाँ पे ओंटारियो में एनडीपी पार्टी की ही एक लीडर आज से 15 साल पहले उन्होंने कहा कि शरिया लॉ को आर्बिट्रेशन के तौर पर यहाँ पे आना चाहिए। ये किसी मुसलमान ने नहीं कहा, नहीं, लीडर ने कहा। ठीक है ना जी, वो उन्होंने ये शोशा छोड़ा। फिर मुसलमान ही कुछ जो प्रोग्रेसिव थे वो सड़कों पे आए, जिनमें मैं भी था। हमने जल्द से जुलूस किया, हमने कहा कि वी नीड वन लॉ फॉर कैनेडियंस व्हिच इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, जो है ऑलरेडी है, बड़ा उम्दा लॉ। ठीक है, वो लॉ आर्बिट्रेशन के तहत वो नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर सिर्फ ये लॉ का मसला नहीं है, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का मसला नहीं है, और भी कम्युनिटीज हैं जो लॉ नहीं चाह रही, लेकिन वो उस लॉ को, जो वन लॉ मौजूद है, उसको इस्तेमाल करते हुए
बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। हाँ जी, अब पता है, आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम नाम लें तो एक आपको चिट्ठी आ जाएगी। हाँ, लेकिन नहीं, मैं ये बगैर कहता हूँ, जस्टिन ट्रूडो साहब ने अभी हफ्ता पहले एक ट्वीट दिया कि भाई ये जो रूस ने ऐलान किया है 4 रेफरेंडम कराने का यूक्रेन के, ये बहुत बड़ा झूठ है, हम निपट लेंगे, अनएक्सेप्टेबल है। आज उन्होंने एनेक्स कर ली और रशिया ने उन 4 सूबों को, मैं कुछ मैं बता रहा हूँ, मैं समझ गया। हाँ जी, नहीं, लेकिन मैं रेफरेंडम की यहाँ, और यहाँ जब रेफरेंडम हुआ किसी अननून देश का, किसी का कोई मतलब देश तो नून है, अननून रेफरेंडम जिसकी कोई वैल्यू, उसका भी जवाब आया, मतलब भारत ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। नहीं, भारत ने नहीं, कनाडा ने जवाब दिया कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर पीसफुली कुछ भी हो सकता। हाँ ठीक है, तो फिर क्यूबेक का रेफरेंडम करते हैं दिल्ली में बैठ के। फिर देखते हैं। नहीं, फिर रशिया ने किया तो इनको क्या कि हाउ वुड दे फील। नहीं, रशिया ने किया तो देन व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, फिर वही ना, जब रशिया कर रहा है वो तो आपके मुल्क में भी नहीं हो रहा, आपका लेना देना भी नहीं है उससे कोई, आप कुछ कर भी नहीं सकते, और आप धमकियां दे रहे हैं। यहाँ आप कुछ कर सकते थे, यहाँ आपने नहीं किया। यहाँ पर आपके नोज के नीचे आपको पता है कि बकायदा टेररिज्म पनप हो रहा है जी, आपके नोज के नीचे, बिल्कुल, लेकिन यू आर नॉट रेडी टू डू एनीथिंग अबाउट इट, बल्कि आप डिनाई करते हो। दे आर इन ए डिनायल मोड। जब आप डिनायल मोड में होते हो तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के ऊपर और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी। डॉक्टर साहब देखिए ना, 83 की जो टेररिज्म है कनाडा में, वो 9/11 से पहले दुनिया की सबसे बड़ी टेररिज्म थी, एयर इंडिया बॉम्बिंग। ठीक है, वो किन ख्यालात के साथ जुड़ी हुई थी? ठीक है, ये क्या यहाँ के इदारों को पता नहीं है? बड़ा डॉक्टर साहब, ये तो हमारे दर्शकों को भी पता है, सबको पता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब फिर उसी एक्शन का फिर रिएक्शन बिल्ड होता है। हम ये समझते हैं, जो एक्शन करने वाले लोग हैं, कि हम इसी तरह धनाते फिरेंगे। फिर अब जिस तरह की हरकतें डॉक्टर साहब कनाडा में या यूके में हो रही हैं, उस तरह की हरकतें अमेरिका में पॉसिबल नहीं है फ्रैंकली। ये ट्रंप के आने के बाद हुआ डॉक्टर साहब, उससे पहले भी पॉसिबल नहीं थी। क्या अमेरिका इतना शुतर बेमहार नहीं है कि जितना ये हम लोग हैं कि जी सब कुछ होने दें? नहीं, मैं समझता हूँ कि ओबामा के टाइम के ऊपर ये ऐसे होना शुरू हुआ था, लेकिन ट्रंप के आने से उसको बिल्कुल रोक लगी और आगे कोई प्रेसिडेंट हिम्मत नहीं कर सकता कि उस किस्म के स्टेप ले। जी, मतलब ट्रंप को ये क्रेडिट जाता है? बिल्कुल जाता है। ठीक है, और ये क्रेडिट जाता है? नहीं, और भी कहीं है डॉक्टर साहब क्रेडिट जाता है। नहीं, ये पर्टिकुलर क्रेडिट जाता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, अमेरिका में जो बैलेंस ऑफ पावर है, सो कॉल्ड राइट और लेफ्ट का, वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे ये नहीं है कि मतलब एक ही राइट जो चाहे करता फिरे और लेफ्ट जो चाहे करता फिरे, वो एक दूसरे को वहाँ पर चेक एंड बैलेंस जो है, चेक एंड बैलेंस है, बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे अभी नहीं है, यहाँ पे बहुत शुतर बेमुहार है। ओ या ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर भी होगा। मैं आपको बताऊँ, अभी ये कंजर्वेटिव पार्टी के जो नए लीडर आए हैं, पॉलीवर, ये निस्बतन जरा चेक एंड बैलेंस वाले आदमी हैं, एक्शन और रिएक्शन वाले आदमी हैं, फार राइट के आदमी नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, एटलीस्ट हमारे जो मैक्सिम बर्नियर है बेचारे, जो भी आवाज़ तो उठा रहे हैं ना, ठीक है, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि कोई आवाज़ तो उठाए ना, चेक एंड बैलेंस तो हो, वरना तो आप किसी खाते में नहीं, हर बात जो है वो अनटच चली जाती है, वरना तो आप डिक्टेटर बन जाते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, अल्टीमेटली नहीं, डिक्टेटोरियल स्टेट बन जाते हैं ना डॉक्टर। हाँ, आज जो बेसिकली बात हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, खास करके यूरोप, क्योंकि यूरोप का हिंदुस्तान के साथ बहुत नज़दीकी रिश्ता है। किसी ज़माने में कनाडा के साथ बहुत ही नज़दीकी रिश्ता होता था, हाँ जी, अब अमेरिका के साथ काफ़ी नज़दीकी रिश्ता है। कनाडा से थोड़ा सा हिंदुस्तान के, मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा अब डिस्टेंस जो है वो वहाँ पर, वो जो कि कनाडा की सरकार की वजह से ये है, हाँ जी, क्रिएट हुआ है। लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप हमारे जो दर्शक हैं बहुत ही ज़्यादा सियाने हैं कि यूरोप में जो कुछ हो रहा है वो आने वाले टाइम के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखेगा। हाँ जी, रशिया तो ऑलरेडी उस किस्म की पॉलिसी पर चला हुआ है
वो तो चला हुआ है, लेकिन जो यूरोप को समझा जाता था कि ये तो बिल्कुल लेफ्टिस्ट है, वो वहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं रहा। अब अगर आप लेफ्टिज्म की बात करोगे तो शायद आप वहाँ पर इलेक्ट भी ना हो सको। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से कि आने वाले टाइम के ऊपर, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप जो हैं लोगों के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए। जी जी हाँ जी। इसराइल में देखिए, इसराइल में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, हालांकि अब तो चलो नए इलेक्शन में दोबारा छठी बार वो प्राइम मिनिस्टर शायद बन जाए। हाँ जी, लेकिन जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो सारे के सारे हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं। राइट। दे कंसिडर इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने हाथ खोल दिए हैं, गले आओ लगो। वो जब ऐसी पॉलिसी होती है, दे नीड फ्रेंड्स। ऐसा ही है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये लेफ्ट और राइट अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करता, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा होश के और अक्ल के, जिसे कहते हैं, नाखून भी लेने चाहिए कि लेफ्ट और राइट के चक्कर में अपने देश का बेड़ा गर्क ना करें। जो भी पॉलिटिकल एलीट ऊपर होती है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, कोई भी, चाहे सेंटर की हो, या आपको अपना जो सोशल फैब्रिक है उसको मेंटेन रखना है। हम कनाडा आए थे कैनेडियन वैल्यूज़ के लिए। कैनेडियन वैल्यूज़ क्या हैं? जेंडर इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, और उसके साथ साथ इंडिविजुअल फ्रीडम। अच्छा, अब हम अपनी मर्जी के काम ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे करते हैं कि जी मैं तो ये रेफरेंडम कराऊंगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जब आपको कहते हैं कि यार ये गलत है, तो हम भी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बरत रहे हैं ना, तो फिर ये वो गलत है। जब हम बोले तो वो गलत है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी भी डॉक्टर साहब, फ्रीडम, देयर इज अ लाइन बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड हेट क्राइम। मैं ये तो कह सकता हूँ कि मुझे उस धर्म से या उस आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करता, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो बुरे हैं। मतलब हेट वर्ड जो है, ठीक है ना, दैट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन अवर माइंड्स। मैं कह सकता हूँ कि ये कल्चर ठीक नहीं है, या ये आइडियोलॉजी या रिलीजन से मैं एग्री नहीं करता। राइट, ठीक है, क्योंकि सारे कल्चर इक्वल नहीं होते। बिल्कुल नहीं है। जो कल्चर कहता है कि जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करता, जो भी कल्चर कहे जी 4-4 5 शादियां जायज हैं, तो वो तो बेड़ा गर्क हो गया ना ह्यूमन राइट्स को उसी वक्त। और जो भी कल्चर ये कहे कि सिर्फ हमारे लॉज जो है वो लागू करो, है जी, वो अभी जब आगे हिंदुस्तान की बात करेंगे उसमें इस चीज़ को इशू करेंगे। कहो तो मैं थोड़ा सा मेंशन जी करना चाहता हूँ। जी नहीं बिल्कुल। देखिए, हमने ये देखा है कि स्कूल्स जो होते हैं, दे आर मेंट टू एजुकेट स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर। जो स्कूल होते हैं, दे आर नॉट मेंट टू क्रिएट प्रीचर्स, और वो भी एक्सट्रीम प्रीचर्स। और ये अब हमने देखा है कि हिंदुस्तान में पॉलिटिशियंस की आंखें खुली हैं। पहले जो प्लीजिंग पर्सनैलिटी मतलब पॉलिसीज़ थी, हाँ जी, कांग्रेस की फ्रॉम 1947, आई विल से ओपनली, मुझे पता है कि मेरे बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आप कांग्रेस के क्यों अगेंस्ट बोलते हैं, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ, मैं ये दिल से महसूस करता हूँ, कांग्रेस ने हिंदुस्तान में ये जो अपीजिंग पॉलिसी थी उससे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। उससे उन्होंने हिंदुस्तान में नेशनलिज्म की स्पिरिट नहीं पैदा की। अब जो स्कूल देखिए, अब यूपी में क्या हो रहा है, यूपी ने आज गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए जो स्कूल हैं बच्चों के, छोटे बच्चे हैं, वो 9 से 3 बजे तक 6 घंटे स्कूल में आया करेंगे और पढ़ा करेंगे, और उनको जो एजुकेशन बाकायदा यूजीसी ने सिलेक्ट किया या जो बोर्ड ने सिलेक्ट की हुई है वो पढ़ाई जाएगी। उसमें 1 घंटा, देखिए मैं भी जब पढ़ता था जैन स्कूल में, आर्या स्कूल में, वहाँ पर 1 घंटा धार्मिक पेपर होता था, 1 घंटा। ओके, वो 1 घंटा आप रख सकते हैं, लेकिन आप तो 8 घंटे में 6 घंटे सिर्फ वही रिलीजियस बुक्स की बात करते हैं। तो ये जो अब नया सिस्टम आया, मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली लोगों को समझ आएगी, उन लोगों को भी समझ आएगी जो इस किस्म के पहले रूल जो हिंदुस्तान में इस किस्म की अपनी फ़िलासफ़ी जी लाने की कोशिश कर रहे थे, इस किस्म का टेररिज्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक आने वाले टाइम के ऊपर देयर आइज़ आर ओपन, नाउ दे रियलाइज कि
अब ऐसा नहीं चलेगा। हाँ जी, और यूरोप में भी अब उनको ये रियलाइज़ होगा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड और फ्रांस और बेल्जियम ये बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। कनाडा भी, कनाडा में तो जब तक ट्रूडो है तब है, जब ट्रूडो चला जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, ये काफ़ी चीज़ें अंदर तक घुस चुकी हैं। अब देखिए ना, भारत में कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं कांग्रेस ने एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के अंदर रहते हुए सेकुलरिज्म का एक अजीबोगरीब ढांचा बनाया था। यानी सेकुलरिज्म का ढांचा ये था कि आप जो है ना धर्म की किताब में ही पढ़ते रहो, मदरसों में रहे, चूँकि वोट लेने। अच्छा, सेकुलरिज्म के ये मानी तो नहीं है ना। सेकुलरिज्म के नाम पे उन्होंने ये कहा जी कि आप वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी वो सेकुलरिज्म के नाम पे था। सेकुलरिज्म के नाम पे तो ये होना चाहिए ना कि कोई भी रिलीजियस लॉ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं कि सेकुलरिज्म के नाम पे ये हो। इसमें मैंने ताहिर साहब आगे भी आपसे कई बार बात की कि अभी भी मुझे अफसोस है इस गवर्नमेंट से। ये गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है, अभी भी ये सिविल लॉ कोड जो है, जो कि ज़रूरी है, है जी, इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इनको पार्लियामेंट में पास करवाना चाहिए। नाउ दे हैव द मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, दे कैन गेट इट डन एंड दे शुड डू इट, अदरवाइज दे विल। डॉक्टर अब तो ये 24 के बाद ही करेंगे जी, हाँ जी, लेकिन दे शुड डू इट, क्योंकि दिस इज दी बेसिकली नीड ऑफ इंडिया। आपने कांग्रेस की बात की, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि मेरा कांग्रेस के साथ काफ़ी क्लोज ताल्लुक भी रहा है, मैंने देखा है उनको अंदर से। मैं ये महसूस करता हूँ कि जब आप ये कहते हो कि हमने ये जो 15% 17% के लोग हैं इनको अपीज करना है, तो उससे हुआ क्या? आज कांग्रेस जो है नियर अबाउट एट द बॉटम ऑफ, बिल्कुल बॉटम पे बैठ गई है। अब राहुल गांधी ने एक मूवमेंट शुरू की, भारत जोड़ो जी। अब आप ये देखिए कि भारत जोड़ो उन्होंने साउथ से शुरू की। भारत साउथ में सिर्फ 25% है, 75% जो है वो हिंदी एरिया बेल्ट है। अब वो वहाँ पर भी देखिए, जो तमिलनाडु है उसमें ये लाख जोर लगा लें, इनकी वहाँ पर कोई कुछ नहीं बनना। केरला में ऑलरेडी ये डिवाइडेड है, इनकी अपना ग्रुप है, उनका अपना ग्रुप है। अब आ गया एक अकेला कर्नाटका। हाँ जी, कर्नाटका में हो सकता है इनका भी मतलब असर है और बीजेपी का भी असर है। बीजेपी की गवर्नमेंट है इस वक्त। तो ये मुझे ये नहीं समझ आई कि उनके जो प्लानर्स थे उनको ये नहीं समझ आई कि अगर आपने शुरू करना है तो राजस्थान से बंगाल तक करो, ताकि एक हिंदी बेल्ट में हाँ जी वो आपका जो प्रिंस है वो चले। लेकिन इन्होंने क्या शुरू किया, वहाँ से शुरू किया जिसका अफेक्ट 2 या 4 सीटों पर ही पड़ना है, नॉट मोर देन दैट। हाँ जी, ये जो समझ होती है ना, ये आगे की जो थिंकिंग, आगे का सोचना, ये कांग्रेस पार्टी में पिछले 20-30 साल से ख़त्म हो चुका हुआ है। दे डोंट थिंक अहेड, दे थिंक द प्रेजेंट। वो ये हो सकता है वो कि प्रेजेंट को भी नहीं देख रहे सही से। नहीं हो सकता प्रिंस के दिमाग में हो मैं महात्मा गांधी बन जाऊंगा। ये महात्मा गांधी बनने का अब टाइम नहीं है। लोग जो हैं एफुलेंसी आ गई है जी। अब लोग जो हैं वो अपनी रोटी और कपड़े की तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका हुआ है। अब उस किस्म की मूवमेंटें जो हैं वो नहीं असर करेंगी, और मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम विच इज़ डूइंग जी, एंड इट वॉन्ट डू एनी गुड टू द कांग्रेस। अब एक और आपको मतलब बताता हूँ कि कांग्रेस ने अपने पैरों पर कैसे कुल्हाड़ी मारी। उसकी जो यात्रा थी वो तकरीबन रोज़ टीवियों पे आ रही थी। एक इशू आ गया अपना राजस्थान का। पिछले 7 दिन से राजस्थान के इशू ने वो जो भारत यात्रा, जिसको ये सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं, उसको कहीं पीछे फेंक दिया, और सब चैनलों के ऊपर सिर्फ राजस्थान का इशू आ रहा है। राजस्थान। तो ये मतलब दे कैन नॉट कंट्रोल even their own state where they are ruling, number 1. Number 2, they don't know the impact जो पड़ा है और जो पढ़ने जा रहा है आने वाले टाइम के ऊपर, and that's going to be the worst impact they will see. इनके पास अगर आज 50 सीटें हैं ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ, 2024 में
कोई भी रीजनल पार्टी जो अकेला अपना यादव यूपी में, वो शायद मायावती के साथ जुड़ जाएगा। हाँ जी, जो वहाँ पर है बिहार में, इनको वो 2-4 सीटें देंगे, ये मांगेंगे 20, उन्होंने कहना आप चलो। ममता बनर्जी बिल्कुल इनके पास नहीं आना चाहती। बिजू पटनायक इनके साथ कोई किसी किस्म का रिलेशन नहीं रखना चाहता। जी, जो तेलंगाना में है वो इनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। जो आंध्र प्रदेश में है जी, वो कांग्रेस से बाहर निकला हुआ है। ही डजंट वांट इवन टू टॉक टू द कांग्रेस। मैं आपको अगर एक एक स्टेट की बात करूं तो वेयर दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। आज यूपी में इनके पास सिर्फ 2 या 3% वोट शेयर है। हाँ जी, अकेले वहाँ लड़ेंगे, दे मे नॉट विन इवन 1 सीट। तो ये जो सोच होती है, ये जो बीजेपी पार्टी में, मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं जी बड़े उनके पास रिसोर्सेज हैं, बड़े उनके पास पैसे हैं, बड़ा कैडर। पैसे से नहीं इलेक्शन सोच से जीता जाता है, प्लानिंग से। हाँ जी, वो आज जो है उनका मोड, अगर आज एक इलेक्शन खत्म हो गया, दे आर थिंकिंग 1 ईयर हेड कि अब उस स्टेट में इलेक्शन होना है। दे आर वर्किंग ऑन दैट। सो इस किस्म की वजह से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने अपने आप को इस वक्त जो प्रेजेंट हालात हैं, इसमें अपने आप को वो ख़त्म करने की तरफ निकली हुई है, ना कि उसको ऊपर उठाने की तरफ। देखिए, आने वाले टाइम के ऊपर इलेक्शन थे राजस्थान में, और राजस्थान में अगले साल है, हिमाचल में एंड अपने गुजरात में 2 महीने में यहाँ इलेक्शन है। अब वो जो इनका प्रिंस है वो भारत यात्रा जोड़ो जुड़ने में लगा हुआ है। वो टाइम इनको लगाना चाहिए था ये 2 स्टेटों में, जिन स्टेटों में इलेक्शन है। इलेक्शन हार, अब ये दोनों स्टेटें इतनी बुरी तरह से हारेंगे कि आप देखना कि मतलब इन्होंने क्या किया कि राजस्थान गुजरात में इनका इम्पैक्ट था, उस इम्पैक्ट को आज के टाइम के ऊपर आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जो है वो ख़त्म कर रहा है। और हिमाचल में जहाँ पर लगता था कि कांग्रेस जीतेगी, आपस में ही लड़ा के जी वहाँ पर भी ये जो है अपनी सरकार नहीं बने। तो ये जो एक थिंकिंग प्रोसेस है ना लीडर्स का, जो अपने आप को लीडर समझते हैं, हम लीडर्स हैं इस पार्टी के, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, पिछड़ा हुआ है जी, और वो पार्टी को पीछे लेके जा रही है। जी डॉक्टर साहब, बातचीत हम करते रहेंगे। व्यूअर्स को कहते हैं कि वो क्वेश्चन हमें भेजना शुरू कर दें, बल्कि हो सकता है भेजने शुरू कर दिए हों, बल्कि आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमारी कोशिश होगी कि जितने आप हमें क्वेश्चन भेजें हम मैक्सिमम का जवाब दें। अजय जी हमारे साथ पुराने वक्तों से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ, दूसरा आप पढ़ना। जी डॉक्टर साहब। डू यू फोरसी रशिया एज ए मेजर पावर इन यूरोप आफ्टर ऑक्यूपाइंग 4 रीजन्स ऑफ यूक्रेन? देखिए, रशिया ऑलरेडी मतलब इकोनॉमिक पावर तो नहीं है, लेकिन रशिया डेफिनेटली मिलिट्री पावर है। लेकिन वो भी अब यूक्रेन में पता चल गया कि कितनी की वो पावरफुल है। यूक्रेन के 4 सूबों को लेने से आई डोंट थिंक इट विल मेक मच डिफरेंस एज फार एज यूरोप इज़ कंसर्न। बल्कि यूरोप जो है वो सारे का सारा इकट्ठा होकर ये कोशिश करेगा कि किस तरीके से रशिया को हम कंटेन कर सकते हैं और उसको कैसे कंटेन करना है। रशिया में मैं ये समझता हूँ, आप तो रशिया में बहुत रहे हैं, जी। मैं ये समझता हूँ कि जब तक वो इकोनॉमिक पावर नहीं बनेगा, देखिए उसकी इकॉनमी का बहुत बुरा हाल है। जब तक आप इकोनॉमिक पावर नहीं बनेंगे आपको कोई नहीं पूछेगा। आज चाहे हिंदुस्तान में 40 करोड़ आदमी अभी भी गरीबी से नीचे हैं, लेकिन कम से कम एक दुनिया की नज़र में वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बना है। तो ये जो इकॉनमी होती है ये आपकी इज़्ज़त को बढ़ाती है, इज़्ज़त को भी डॉक्टर साहब, और आपके वेट को भी। देखिए, भारत की आपने बात की, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, और उसमें आपने कहा कि अभी भी कोई तकरीबन 40 करोड़ के करीब गुर्बत की बेल्ट से नीचे है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन ये देखिए कि वो गुर्बत की बेल्ट से बाहर भी आए हैं फॉर ड्यूरिंग द पास्ट। वो तो आ रहे हैं पिछले 30 साल से, ठीक है ना जी। अच्छा, वो आ रहे हैं। फिर जो आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है उससे आपके पास मॉडर्न वेपनरीज हैं, आपके पास चीज़ें हैं जो भारत के पास अब बहुत हो चुका हुआ। नहीं, अभी बड़ा दुनिया आपके साथ डील करने के लिए बैठी होती है चूंकि कारोबार करना है, तजारत करनी है। तो अब देखिए, जो आईफोन है उनकी मेजर प्रोडक्शन भारत जा रही है, धीरे धीरे ऑलरेडी हो रही है।
तो मतलब कोई एक शोबा नहीं है। वो क्या छोड़िए, कल एग्रीमेंट हुआ है कि जो यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट बन रहा है वो आर्मेनिया ने इनसे पहले, ये पहला बिक रहा है। बिल्कुल ठीक है। यानी कि हिंदुस्तान जो हमेशा एक्सपोर्ट करता था, राइट। अब वो इंपोर्ट की सिचुएशन में आ गया है और कल फैसला मतलब अपना एग्रीमेंट इनका हुआ। डॉक्टर साहब, मैं कल ही भारतीय टीवी देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बुलेट ट्रेन की इनॉग्रेशन कर रहे थे जो अहमदाबाद से मुंबई। हाँ, नहीं वो अभी हुई नहीं, वो अभी हुई नहीं। ये जो थी ये इनकी लोकल जो अंडरग्राउंड जिसको हम कहते हैं, जो लोकल ट्रेन्स थी उसका इन्होंने किया, क्योंकि ये इन्होंने शुरू किया था ये प्रोजेक्ट, तो उसको इनागुरेट किया। उसका इंजन जो था, जो मॉडर्न आप देख रहे थे, वो हिंदुस्तान के फैक्ट्रियों में बना, जो कि जर्मनी में या फ्रांस में बनता या चीन में बनता, वो यहाँ बना। ये थी उसकी खासियत। देखिए ना, भारत की हर एतबार से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है। भारत कोई दुनिया से पैसे तो नहीं मांग रहा ना, ठीक है, बल्कि दुनिया को दे रहा है। और उसके साथ से इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिर जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वो स्टेटमेंट कोट बन गई है, कोटेशन बन गई है। मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा फैक्टर था जी है। उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए थी कि रशिया के प्रेसिडेंट को बैठकर जी उसके मुंह के ऊपर सारी दुनिया के टीवी वहां पर लगे हुए हैं, ये कहना कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। ये और उसके बाद फिर जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस में जो आके कहा कि वॉर खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल जी, ये किसी लीडर ने, कोई लीडर नहीं कर सका, ठीक है, ये वो किया। लेकिन मैं आपको एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब दुनिया में हम देखते हैं ना, जी इज्जत आपने बनानी है, तो आपको इकोनॉमी में रशिया की बात कर रहा हाँ, वो इकोनॉमिकली आपको इकोनॉमिकली आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। चाहे डॉक्टर साहब ये बंदा हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे देश। नहीं, आप चाइना को देख लो, चाइना से ज्यादा हथियार रशिया के पास हैं, लेकिन चाइना इकोनॉमिकली इतना पावरफुल है कि आज लोग चाइना की तरफ देखते हैं, ना कि रशिया की तरफ। चाइना को सीरियस हम ले हाँ, मतलब अच्छा, इसी में शायद दो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था जी, पहला तो यही था कि मेजर पावर इन यूरोप, दूसरा ये व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जर्मन नाजीज एंड इटालियन फाशिस्ट। ये भी इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ा सा वो पहले क्वेश्चन में भी एक दो चीज़ें ऐड कर दूं। देखिए, चार, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैं एग्री करता हूं कि चार जो हैं इलाके उन पे कब्ज़ा करने से रशिया वाकई ही कोई बड़ी पावर नहीं बन सकता। पावर है, हम समझते हैं, स्टेक होल्डर है, बहुत बड़ी उनके पास लैंड है, दुनिया की सबसे बड़ी लैंड है, लेकिन इकोनॉमिकली जब तक वो साउंड नहीं होता, अपने ज़ाहिर इकोनॉमिकली साउंड होने के लिए उनको अपने अंदर लिबरल पॉलिसियाँ लाना होगी। लिबरल से यहाँ मेरी मुराद लिबरल पार्टी कोई नहीं है, लिबरल से मेरी मुराद ये कि इकोनॉमिकली डेमोक्रेटिकली, जैसे चाइना में डेंग ने किया था। ठीक है ना जी। अब चाइना में पॉलिटिकली तो कोई लिबरल पॉलिसी नहीं है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इकोनॉमिकली तो लिबरल पॉलिसीज रिलेटिवली है। चलिए जी, मतलब जिसके गर्दाने उसके कमले भी सियाने, वाली भी सियाने। वो दाने जो हैं वो थे रशिया के पास, ग्रेन रशिया और यूक्रेन के पास दुनिया में मतलब सबसे ज़्यादा ग्रेन रखने वाले कंट्री हैं। वैसे तो कनाडा भी है, भारत भी, कनाडा भी है और अमेरिका भी है। अमेरिका भी, भारत में भी ग्रेन्स में तो मतलब भारत भी वन ऑफ द सेल्फ सफिशिएंट, जी टॉप कंट्रीज विद दैट पॉपुलेशन, और दुनिया को भी देते हैं, अफ्रीका को भी देते हैं, अफगानिस्तान को भी देते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान को भी दे सकते हैं अगर पाकिस्तान लेने की हैसियत में। अच्छा, अब ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुसोलिनी फाशिज्म एंड हिटलर। हिटलर कोई 10 कदम आगे था मुसोलिनी से। उसने तो जुल्म की इंतहा कर दी ना, जो उसने जूस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिस तरीके से असैसिनेट किया, ओहो वो तो जुल्म की इंतहा थी। अच्छा, इसमें भी ये मुसोलिनी भी ये आपने खुद ही कहा, वो तो जीनोसाइडल मर्डरर था। मुसोलिनी भी मर्डरर था, वो साइको था। हाँ, वो जो हिटलर था वो साइको था। ये जो था, ये अपनी पावर को रखने के लिए लोगों को मारता था, लेकिन उस लेवल पे इसने लोगों को नहीं मारा। ये और बात है कि लोगों ने बाद में पकड़ के उसी को, मुसोलिनी को,
किस तरीके से मारा और किस तरीके से उसकी लाश को टांग दिया फॉर 3 days फॉर द पीपल टू सी। हाँ जी, वो भाग रहा था, जर्मन जा रहा था, पकड़ लिया उन्होंने, उसको मारा और उसको फांसी पे लटका दिया 3 दिन। भाई लोग इसको देख लो, भाई ये आदमी था। ही वॉज नॉट, आई थिंक कंपैरिजन करना जी जो है वो इतना नहीं है, क्योंकि हिटलर लेसर ईवल का मामला, या दोनों बड़े ईवल थे। या हिटलर ने आप इमेजिन करिए कि हजारों आदमियों को एक कमरे में बंद करके आप गैस छोड़ के उनको मार दो, उनको गैस चैम्बर कहते हैं, जो बाद में पकड़े गए। 6 मिलियन, बिल्कुल 6 मिलियन आदमी उसने ज्यूज मार दिए। वैसे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसने तो 6 मिलियन मारे, स्टालिन ने कहते हैं कि 22 से 30 मिलियन लोगों को मारा। हाँ जी, बड़े ज़ालिम। तो दुनिया में बहुत जालिम हुए हैं। हाँ जी, और सबसे पुराना जालिम जिसको माना जाता है वो नीरो किंग था। हाँ जी, उसको सबसे जालिम माना जाता है। और उसमें जो 10 पहले टॉप के आते हैं उनमें हिटलर का नाम भी आता है, इसका नाम भी आता है और मौदेतों का नाम भी आता है। ऐसा ही। जी अगला क्वेश्चन आलोक कुमार जी का है कि व्हाट इज़ योर व्यू ऑन इंडिया कनाडा रिलेशनशिप एज इंडियन गवर्नमेंट इशू ट्रैवल एडवाइजरी टू इंडियन सिटीजन्स इन कनाडा। देखिए, तल्लुकात कनाडा और इंडिया के बीच जनरली अच्छे हैं, दोनों डेमोक्रेसी हैं, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिस पे कनाडा अपने वोट बैंक की वजह से नहीं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हाँ मतलब नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल जो अगली भी आएगी वो भी ऐसे ही होगी। हाँ जो मतलब ये बड़ा मुश्किल, मुझे लगता है कि अगर तो पीयर पोलिवियर आ जाते हैं तो वो थोड़ी चेंजेस करेंगे। अच्छा, जब ये हमारे थे स्टीफन हार्पर थे तो तब ऐसी फ़ज़ा नहीं थी। स्टीफन हार्पर क्लियरली ये जो एक्सट्रीमिज़म है उसके ख़िलाफ़ बोलते थे, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है ना कनाडा से ना इंडिया से। उन हरकतों का क्या कोई लेना देना। तो पर इस एक इशू की वजह से कनाडा इंडिया के तल्लुकात में एक दरार आती है, नहीं बड़ी हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से अब इंडिया की सरकार को ट्रैवल एडवाइजरी अबाउट कनाडा जानी। अब कनाडा ने भी रिसेंटली ट्रैवल एडवाइजरी इंडिया के बारे में दी है, मगर वो थोड़ी डिफरेंट। उन्होंने कहा कश्मीर के इलाकों में ना जाएं, वहाँ टेररिज्म हो सकती है। वो इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि वो वहाँ के जो हालात हैं। फिर उन्होंने वो जो कहा है कि बॉर्डर जहाँ कहीं भी पाकिस्तान के साथ लगता है इंडिया का, उन इलाकों में 10 किलोमीटर तक आने जाने में परहेज़ करें। तो ये ट्रैवल एडवाइजरी इंडिया के अंदर है, मगर ज़्यादा ये पाकिस्तान के लिए तो ये बहरहाल दरार मैं डॉक्टर साहब से एग्री करता हूँ कि ना चाहते हुए भी बढ़ रही है। हालांकि ट्रूडो साहब ने इस दरार को कम करना चाहा मुख्तलिफ फोरम पे, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले, वो बोलते हैं, लेकिन उसके बाद जो वो काम करते हैं आते ही जो अब उन्होंने कर दिया। हाँ, हमारे पप्पू हैं कनाडा के वो, तो जैसे आपके यहाँ भी बड़े मशहूर पप्पू हैं, तो अब क्या किया जा सकता है, पप्पुओं से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई ना कोई तो ब्लंडर करना है। वैसे वो इतने बुरे पप्पू नहीं हैं जितने आपके पास बैठे हुए पप्पू हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब उतने बुरे पप्पू नहीं है, बारह कम से कम अपनी पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन जो हिंदुस्तान का पप्पू है वो तो अपनी पार्टी के लिए, वो भी उसको तो अपनी पार्टी को ख़त्म करने में लगा हुआ। हाँ चलें, गुड फॉर हिम। जी अगले कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जी पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, वो कब तक ख़त्म हो जाएगा, जो उनकी पॉलिसी है इंडिया के लिए, प्लीज़ आंसर देना। देखिए जी HB9 पाकिस्तान जो है ना वो ख़त्म एक्चुअली हो गया था 1971 में। हाँ, खत्म ही हो गया था। हाँ, जब उसका 2 टुकड़े जो, ठीक है ना, वहाँ तो कोई छोटी बात होती है, कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं लागू हुआ था, पूरा आधा मुल्क अलग हो गया था। तो वो ख़त्म तो तब हो गया था, तो इसलिए अब आप को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, वो ख़त्म हो चुका था 1971 में। नहीं, पर एक तो है बात यहाँ पर ताहिर साहब, आप उसके बारे में देखिए, जो एग्जिस्टेंस है ना पाकिस्तान की, वो नहीं कभी ख़त्म होनी। अब पाकिस्तान इज़ ए कंट्री जी, पाकिस्तान इज गोइंग टू रिमेन एज ए कंट्री। नहीं डॉक्टर साहब, वो देखिए, अगर चलिए जी वर्स कम वर्स उसके 4 टुकड़े और हो जाते हैं तो पंजाब का नाम पाकिस्तान हो जाएगा।
जैसा पहले हो चुका है ना, मतलब हमारे सामने प्रेसिडेंट है ना। नहीं, वो डिफरेंट था, दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एज ए कंट्री विल एग्जिस्ट जी, उसको। हाँ, ये और बात है कि इस वक्त जो वहाँ की इकोनॉमी है जी, वो वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड है जी। और आपको ये भी बता दूं कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की इकोनॉमी भी इस वक्त वन ऑफ द वर्स्ट जो नहीं, है। वो अपने कॉन्टेक्स्ट में है सर। पाकिस्तान तो अपने कॉन्टेक्स्ट में है, वो कोई मुकाबला नहीं है वो फिर भी। लेकिन यह है कि पाकिस्तान के लीडरों को शायद जल्दी समझ आ जाए कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव रिलेशनशिप विद इंडिया एंड डू ए ट्रेड, ताकि कम से कम वहाँ के जो लोग हैं वो भूखे ना मरे। लेकिन इंडिया भी डॉक्टर साहब तभी रिलेशनशिप रखेगा, अब इंडिया वो वाला इंडिया नहीं है। नहीं, दैट इज फाइन, लेकिन मतलब इंडिया पक्के रिलेशन मतलब तब रखेगा जब इंडिया को मुकम्मल एश्योरेंस होगी कि वहाँ से नफरत की लैंग्वेज बंद हो और वहाँ से टेररिज्म नहीं आएगा। बस दो बातें, दोनों बातें इंपॉर्टेंट। सिर्फ अब टेररिज्म की बात नहीं रही, अब नफरत की लैंग्वेज भी मसला है। अब क्या करें, पाकिस्तान में जो आने वाला टाइम है उसमें इमरान खान शायद बन जाए तो वो तो खत्म ही नहीं होना। चलो फिर ठीक है, मर्जी उनकी। जी, अगला क्वेश्चन जगजीत जी। डॉक्टर साहब, क्या USA failed to erode Taliban and Al-Qaeda from Afghanistan even after 20 years and laden death, and had faced a fiasco in Vietnam. Why everyone is questioning Russian military capability? देखिए, ये जो आपने बात किया, हमने बहुत बार इस शो में कहा है कि अमेरिका जहाँ भी गया, कोरिया से लेके कोरिया, वियतनाम, उसके बाद जी क्यूबा, और उसके बाद आप अफ्रीका के कंट्रीज़ में ले लीजिए, फिर आप अफ़गानिस्तान ले लीजिए, इन कंट्रियों में वो फेलियर रहा है मिलिटरली। लेकिन जिन कंट्रियों की मैं बात कर रहा हूँ, वियतनाम, कोरिया, देखिए अफ़गानिस्तान को आज तक कोई भी नहीं जीत सका। नो कंट्री कैन कुड विन अफ़गानिस्तान। ऐसा कहते हैं कि जो सिख रेजिमेंट थी वो काबुल तक गई थी, लेकिन वो झंडा फहरा के जब वापस आ गए थे, उसके बाद वहाँ के जो लोग थे वही अपने सिस्टम से चल रहे थे। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें आज तक अफ़गानिस्तान को इंग्लैंड ने बहुत कोशिश की, बड़ी लड़ाई हुई, बड़े लोग मरवाए, वो भी नहीं जीत सके। तो अफ़गानिस्तान में उनका फेल होना ये था कि अमेरिका आप अपनी इकॉनमी में फेल हो रहा था, और अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि उनके सोल्जर वहाँ पर मरे। लेकिन जिस ढंग से वो निकले, दैट वाज वेरी रॉन्ग। दे शुड हैव ए प्लान। मैं हैरान हूँ, क्योंकि ये प्लान प्रेसिडेंट ने नहीं बनानी होती, ये प्लान जो है आर्मी ने बनानी होती है, लेकिन वो प्लान जो थी दैट वाज ए डिज़ास्टर। डॉक्टर साहब, जो भाई ने क्वेश्चन किया मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी जिस तरह अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, अफगानिस्तान जैसे नखेड कंट्री में, आई एम सॉरी टू से, फेल हुआ है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वहाँ कोई नहीं जीत सका था। भैया वो अमेरिका तो आज का सुपर पावर है ना, ठीक है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान कामयाब रहा है, आज तक कामयाब था या कुछ अरसे तक। अमेरिका नहीं हो सका कामयाब। हाँ, इसलिए मैं आपको वजह बताता हूँ, नलायकी है, कोई और इसलिए उसलिए नहीं है। डॉक्टर साहब बिल्कुल भाई ने सवाल ठीक कहा है कि हम जो रशियन आर्मी की एबिलिटीज पर क्वेश्चन उठाते हैं। रशिया एक मिनट, रशिया ने 10 साल अफगानिस्तान में अपने सोल्जर्स मरवाए और वहां से भागे। सो डोंट रशिया अफगानों की वजह से नहीं भागा सर। डॉक्टर साहब देखें, हमें सच बोलना होगा, रशिया भागा था पाकिस्तानी मुजाहिदीन स्पॉन्सर्ड बाय अमेरिकन। ओहो, क्वेश्चन रशिया, मैंने डॉक्टर साहब अपनी आंखों से देखा हुआ है वो जमाना। रशिया इनके जाने से पहले, अमेरिकन और पाकिस्तानियों के जाने से पहले बहुत हद तक कामयाब हो चुका हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ, देखिए अगर वो इतनी पावरफुल फोर्सेस थी तो वो मुजाहिदीन से भी लड़ सकते थे, उनको भी कंट्रोल कर सकते थे। पर सीधी बात यह कि 10 साल वो वहाँ पर गए, लेकिन उनको भी वहाँ से जाना पड़ा। डॉक्टर, आपका क्वेश्चन मैं आपसे टोटल एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई इफ एंड बट्स नहीं है। जंग कोई खेल नहीं है, इट्स नॉट अ स्पोर्ट। बहुत मुश्किल है। आज जो रशिया पे कह रहे हैं कि जी रशिया जी इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, ये वो यूक्रेन में मार खा गया। यूक्रेन में पूरा यूरोप और अमेरिका बैठा हुआ है।
ये यूरोपियन और अमेरिकन ज़रा यूक्रेन से पीछे हट के दिखाएं ना, फिर मैं देखता हूं कि यूक्रेन आपको नज़र नहीं आएगा नक्शे पे। अब वो वहां पे बैठे हुए हैं, और ये जो वहां पे गए, आप वियतनाम की बात कर रहे हैं, वो तो चलिए ज़रा पुरानी बात है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। अफगानिस्तान में ये अमेरिकन तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम ये कह देते हैं बातें बड़ी आसानी से। सिर्फ डॉक्टर साहब ये नहीं है, मिडल ईस्ट में, इराक में, किस तरह, सिर्फ अफगानिस्तान छोड़िए आप, चलिए ये मिथ एक बनी हुई ना, अफगानिस्तान को कोई कर नहीं सकता, इराक, ठीक है, वहां से ये किस तरह भाग के निकले हैं। मैं देखिए, मैंने हमेशा ये सीरिया, मिडल ईस्ट, मैंने आपने तो हमें वाकई डॉक्टर नहीं, मैं उस भाई के क्वेश्चन की तरफ में आ रहा हूँ। क्वेश्चन सिर्फ ये था, वो ठीक कह रहे हैं, क्वेश्चन सिर्फ ये था कि वो पावरफुल है या रशिया पावरफुल। नहीं, ये नहीं मिलिटरीली वो ये कह रहे हैं कि हम क्वेश्चन क्यों करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि फिर हम रशिया की कैपेबिलिटीज पे क्वेश्चन क्यों करते हैं, क्योंकि आप खुद देख लीजिए यूक्रेन में नहीं क्वेश्चन, लेकिन डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल आपसे एग्री करता है कि हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। इट इज अ जोक टू क्वेश्चन, क्योंकि जंग कोई खेल नहीं है। जंग में यही कुछ होता है जो हो रहा है, चूंकि फिर सारी ताकतें इकट्ठी हो जाती हैं। ये जंग को रशिया यूक्रेन की जंग नहीं है, फ्रैंकली ये जंग रशिया वेस्ट वर्सेस, ठीक है। तो जब अमेरिका को अफगानिस्तान में कोई रशिया ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दी हुई थी तालिबान 1 से लेकर तालिबान 2 के ज़माने में, यानी 9/11 के बाद अमेरिका को कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। डॉक्टर साहब ये बड़ी फर्क की बात है। दैट इज फाइन, बट द क्वेश्चन इज जिस तरीके से इनकी पॉलिसी है रशिया की, अमेरिका की नहीं, कि वहां जाके पैसे बांटते रहो। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं जंग नहीं लड़ सके ना, मैं जंग लड़ ही नहीं सकते, ठीक है, तो वो फिर खत्म हो गई ना। फिर क्वेश्चन हम क्यों करें रशिया पे? जी अगला सवाल नहीं, रशिया पे तो क्वेश्चन करना बनता है। अगर हम अमेरिका से कंपेयर करते हैं तो रशियन आर्मी डिड वेरी वेल। जी अगला क्वेश्चन लीजिए। चूंकि डॉक्टर साहब मैं क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं उसकी बात करूं, रशियन आज भी जैसे तैसे भी हैं, लड़ रहे हैं। अमेरिकन तो इतनी रखते ही नहीं कैपेबिलिटी कि वो लड़ सकें, ठीक है। ये आपका ख्याल है सर? व्हाट यू थिंक अबाउट द राइज ऑफ राइट विंग अक्रॉस द वर्ल्ड? इज इट अ नेचुरल रिएक्शन टू असर्टिव मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम माइग्रेंट्स? इटली इज रीसेंट एग्जांपल बट नॉट लास्ट. फ्रांस इज ऑन द सेम वे. जी राहुल साहब, मैंने डॉक्टर साहब ने इस पे शुरू में ही काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात की है। बिल्कुल ये नेचुरल रिएक्शन है। और देखिए इमिग्रेशन पूरी दुनिया में हो रही है। आप इंग्लैंड में जाएं, ईस्टर्न यूरोप से इमिग्रेंट्स की एक बड़ी तादाद है वहाँ पे। अफ्रीकन्स हैं, भारतीय भी आए, लेकिन भारतीय अब सेटल होते चले जा रहे हैं। पुराने इमिग्रेंट्स हैं, पाकिस्तानी भी काफ़ी सेटल्ड हैं यूके में ख़ास तौर पर। लेकिन अभी ये जो लेस्टर में, बर्मिंघम में आप ये जो हरकतें देख रहे हैं, जिस तरह की जुबान बढ़ती जा रही है, एक इमिग्रेंट कम्युनिटी दूसरी इमिग्रेंट कम्युनिटी के खिलाफ साथ लड़ाई लड़ रही है, ठीक है ना, जिस तरह मंदिरों पे अटैक हो रहे हैं, जिस तरह की जुबान बढ़ती, जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। अरे वहाँ पर मैंने एक की स्पीच सुनी जी, वो तो ओपनली कह रहा था जी कि बस ये काफिरों को मार दो, ऐसा डॉक्टर को एक स्पीच मैंने कई देखी। तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी ही खतरनाक है। तो उसकी वजह से रिएक्शन तो राहुल साहब आएगा ना। मतलब अब हमारे अपने मुस्लिम बहन भाइयों को भी सोचना है, हमारी जो मुस्लिम लीडरशिप है उनको भी सोचना है कि ये जो उनकी कम्युनिटी में एक नहीं हज़ारों लाखों लोग जिस तरह की हेट्रेड लैंग्वेज बरतते हैं, उसको तो रोकना चाहिए ना। अगर नहीं रोकेंगे, आप नहीं होंगे चेंज, तो जिस तरह फ्रांस ने फिर कहा था पिछले 1.5-2 बरस पहले, उन्होंने कहा कि फिर हम इसको ऐसे नहीं चलने देंगे। यानी अभी वो सेंटर राइट के हैं प्रेसिडेंट, राइट विंग के नहीं है, सेंटर राइट के हैं। अब इटली में आपके सामने आ गए, नीदरलैंड में, यानी यूरोप में जो लिबरल होने का एक फ़ज़ा थी, मैं यूरोप कोविड से पहले तो बहुत जाता था, वो फ़ज़ा नहीं रही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे इवन यूके में भी कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे ये एक्सट्रीमिज़म है। अदरवाइज आप लंदन की सड़कों पे जाते हुए आपको मेल्टिंग पॉट का एहसास होता है। लेकिन देखिए, आपको रियलाइज़ करना है कि वहाँ पर
6 मिलियन से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी पहुंच चुकी है। जी जी। अब वो जब अच्छा कुछ ऐसे वहाँ पर शहर हैं जी जिनमें वो बेइंतहा आगे हैं, और मैं काउंट कर रहा था 7-8 सिटीज़ हैं जिसमें उनकी खास तकरीबन मेजॉरिटी है। जी जी। उनके मेयर्स हैं, उनका सब कुछ है, तो दे आर रूलिंग इन दैट सेंस। और इंग्लैंड इज़ दी आई थिंक ओनली वेस्टर्न कंट्री जहाँ पर शरिया लॉ जो है वो लागू हुआ और कहीं नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं पता किस तरह लागू हुआ है। जहाँ कनाडा में आर्बिट्रेशन की हद तक था, ऐसा नहीं था कि मिसाल के तौर पर यहाँ सड़क पे हर गोरे को, हर एक को शरिया लॉ पे नहीं, सिर्फ अपनी कम्युनिटी, वो आर्बिट्रेशन के तहत अपनी कम्युनिटी। हाँ, वो शायद में भी यही है, शायद इस तरह का होगा, मुझे ये कंफर्म नहीं है। मुझे इससे कोई सरोकार बाद में है ये मेरा मुझे जो सोशल फैब्रिक है सोसाइटी का, उससे कंसर्न है कि आप कैसे दूसरे धर्मों के लोगों को इनफिडल, काफिर और ये जहन्नम में, इस तरह की घटिया हेटफुल लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं पॉसिबल। तो इस सारे एक्शन की वजह से जो हो रहा है एक्शन, फिर एक जो होस्ट कंट्रीज हैं यूरोप की, उनमें एक रिएक्शन डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ इमिग्रेंट्स पाकिस्तान से ही नहीं है, ये मोरक्को से, तुर्की के माशाल्लाह लोगों ने काफ़ी ये स्कैंडिनेवियन कंट्री में अपना एक निज़ाम क्रिएट किया। मुस्लिम कंट्रीज जो नॉर्थ अफ्रीका में जी जी, वो वहाँ से बेइंतहा इमिग्रेशन जी, सोमालिया, सूडान, और तो वो फिर जाहिर है इसकी वजह से वो होगा। हाँ, जब देखिए, जब किसी कम्युनिटी को अपना एग्जिस्टेंस का खतरा पैदा हो जाता है तो देन दे हैव टू थिंक अबाउट इट। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, साउथ अमेरिकन जो साउथ स्टेट्स हैं, वहाँ तो मुस्लिम फैक्टर नहीं है, वो तो मैक्सिकन और अमेरिकन टेंशन है। मैक्सिकन क्रिश्चियंस भी हैं, बड़े पक्के क्रिश्चियन हैं। हाँ, वो अमेरिका से भी ज्यादा, अमेरिकन से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी एक तो क्लास डिफरेंस है, दूसरा कोई वैल्यूज का डिफरेंस है, तीसरा रिसोर्सेज के छिनने का प्रॉब्लम है। तो ये तो फिर इशू होगा ना। तो मेरा ये ख्याल है कि इमिग्रेंट्स किसी भी एनवायरनमेंट से आए, उनको भी अपना रूम मिलना चाहिए, मगर वो अपना रूम लें तो ये तो नहीं है ना कि दूसरे के घर पे दूसरे के घर पे तो मतलब ये अगर मिलजुल के रहना है तो फिर आपको मिलजुल के ही रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स, आप सबका हमारे साथ जुड़ने का। आज बड़ी धुआंधार बातचीत रही है एज यूजुअल। आप हमारा टैग टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ नीचे जो पट्टी चल रही है कि paypal.me टैग टीवी इंटरनेशनल या पैट्रियन पे या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये पट्टी हम वैसे ही चलाते रहते हैं ताकि आपको याद दिलाएं। कोई मतलब तो इसका है नहीं, क्योंकि कोई कंट्रीब्यूशन है तो आ नहीं रही। तो बहरहाल फिर भी आपकी याद दहानी के लिए अगर आप कुछ हमारा साथ दे सकें। अदरवाइज़ ये है कि आप हमारा टीवी चैनल ही सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया, और दूसरों को कहें कि सब्सक्राइब। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू टेल योर फ्रेंड्स टू पुट ऑन सोशल मीडिया एंड राइट ए नोट, प्लीज सब्सक्राइब। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है दैट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे मेरा टारगेट था, मुझे नहीं लगता पूरा होगा, लेकिन मिलियन अगर आप चाहें तो 1 मिलियन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप कर सकते हैं। आई होप you will take it very seriously. In the meanwhile, आप सब लोगों को, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो दशहरा है जी, दे विल एंजॉय। लेकिन मैं ये कहूँगा फिर भी क्लाइमेट का ख्याल रखना। जब भी आप पटाखे बजाएं तो कोशिश यही करिए कि जो क्लाइमेट नेचुरल मतलब उस तरीके के। बाकी इन द मीनवाइल विश यू ऑल द बेस्ट। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.